हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका वोकैबुलरी थ्रू स्टोरी डे 3 हम लोग देखने वाले हैं। सेम टॉपिक है शहीद भगत सिंह। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में आज देखने वाले हैं। जिन्हें भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो सारे वर्ड्स की। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब सेम तरीके से देखने वाले हैं सेम टॉपिक के ऊपर इस पूरे सीरीज़ को। पिछले क्लास में हम कहाँ तक पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे कि भगत सिंह और उनके सहयोगी जो राजगुरु थे वो सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं जेम्स स्कॉट के बदले, और वहाँ से वो भाग रहे होते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तभी एक इंडियन कांस्टेबल होता है जिसका नाम होता है चन्नन, है ना, चन्नन सिंह। तो चन्नन को क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये तो पीछा कर रहा है भाई, है ना, वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा होता है चन्नन सिंह। तो उसकी हत्या कौन कर देते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, काफ़ी वीर सपूत थे हमारे देश के। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज के क्लास में, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है आफ्टर हैविंग डॉस्ड। डॉस्ड का मतलब होता है फरार होना, है ना, डॉस्ड का मतलब फरार होना, बच करके निकल जाना। तो आफ्टर हैविंग डॉस्ड का मतलब फरार होने के बाद भगत सिंह एंड हिज हॉबनॉबर। हॉबनॉबर पिछले क्लास में भी आ चुका था, एसोसिएट और कोहोर्ट का सिनोनिम के रूप में। तो हॉबनॉबर्स का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था उसके सहयोगी या फिर साथी। तो भगत सिंह और उनके सहयोगी जो थे यूज्ड सूडोनिम्स। सूडोनिम्स का मतलब होता है झूठा नाम। झूठा नाम का सहारा लेते हैं। किसका झूठा नाम का सहारा लेते हैं? वो यहाँ पर जॉन सॉन्डर्स का झूठा नाम का सहारा लेते हैं। किसके बदले? जेम्स स्कॉट के बदले। मतलब वो लोगों में ये बताना चाहते थे कि जिसको हमने मार गिराया, जॉन सॉन्डर्स को मार दिया, वो जॉन सॉन्डर्स को ही हम लोग मारने चले थे, लेकिन इनफैक्ट वो जेम्स स्कॉट को मारने चले थे। लेकिन पब्लिक में आकर के तो बताना तो पड़ेगा ना कि भाई आखिर क्यों मारा उसे। तो हमने इसलिए मारा क्योंकि हमारा टारगेट वही था, जॉन सॉन्डर्स जिसको मारे। तो इसलिए जॉन सॉन्डर्स के झूठा नाम को वो सहारा लेते हैं टू पब्लिकली अनाउंस एवेंजिंग लाला लाजपत राय's डेथ। मतलब लाला लाजपत राय के डेथ के बदला लेने में जिनको टारगेट किए थे उसी को मार गिराए, ऐसा वो झूठा नाम का सहारा लेते हैं और पब्लिकली अनाउंस करते हैं, है ना। फिर कह रहा है पुटिंग अप प्रिपेयर्ड पोस्टर्स दैट दे हैड ऑल्टर्ड टू शो जॉन सॉन्डर्स एज देयर इंटेंडेड टारगेट इंस्टेड ऑफ जेम्स स्कॉट। अब यहाँ पर कह रहा है कि जेम्स स्कॉट के बदले जॉन सॉन्डर को वो क्या करते हैं, उसका नाम को चेंज कर देते हैं, जो ऑलरेडी पोस्टर बना हुआ था जिसको पुटअप करते हैं। पुटअप का मतलब चिपकाना, है ना। तो वो जो पहले से जो पोस्टर बना हुआ था उसको वो फिर से चिपकाते हैं, उसमें नाम वो चेंज करते हैं। पहले नाम रखे थे जेम्स स्कॉट, लेकिन बाद में वो नाम क्या करते हैं, जॉन सॉन्डर्स वहाँ पर लिख देते हैं, ऑल्टर करके। ऑल्टर का मतलब होता है बदल देना, चेंज कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सिंह रिमेन्ड एल्यूसिव फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड इवेडिंग एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर कह रहा है कि जो भगत सिंह थे वो एल्यूसिव रहे बहुत ही दिनों तक। एल्यूसिव का मतलब होता है फरार रहे, है ना, बच करके रहे, है ना। यहाँ पर एल्यूसिव का अर्थ होता है मतलब हाथ ना लगना, है ना। तो एक तरह से फरार ही रहे। तो हाथ ना लगने की कंडीशन में रहे, मतलब किसी के पकड़ से बाहर रहे। फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एवेडिंग एनी लीगल कंसिक्वेंसेस, मतलब किसी भी जो कानूनन परिणाम होता है उससे बचने के लिए। एवेडिंग का मतलब बचते हुए, ठीक है, और कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। क्लियर यहाँ तक? फिर आगे कह रहा है कि रीसरफेसिंग इन अप्रैल 1929, मतलब अप्रैल 1929 में फिर से वो रीअपियर हो जाते हैं, रीसरफेस हो जाते हैं। रीसरफेस का मतलब होता है कि फिर से सामने आना, फिर से लोगों के सामने आना। ही एंड, अब किस तरीके से आते हैं देखना, चमत्कारिक तरीके से आते हैं, एकदम पूरा हीरो वाले स्टाइल में आते हैं सामने सबके। फिर से किस तरीके से आते हैं? ही एंड हीज पार्टनर, उनका जो पार्टनर होते हैं बटुकेश्वर दत्त, है ना, वो क्या करते हैं, सेट ऑफ 2 रूडिमेंट्री होममेड बॉम्ब्स अमिट्स अनऑक्यूपाइड सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में क्या करते हैं, जहाँ पर कुछ खाली सीटें होती हैं उसके बीच वो होममेड, मतलब घर से ही तैयार करके गए थे बॉम्ब, है ना, और बॉम्ब बना करके ले गए थे, जिसको वो वहाँ पर धमाका कर देते हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे इसका अर्थ होता है। जैसे सेट ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना भी होता है, आरंभ करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेट ऑफ का मतलब होता है बम फोड़ना, है ना। और सेट ऑफ का एक और मीनिंग होता है आग लगाना। तो यहाँ पर बम फोड़ने के सेंस में सेट ऑफ का मीनिंग है। तो क्या करते हैं भगत सिंह और उनके जो सहयोगी साथी होते हैं बटुकेश्वर दत्त, वो क्या करते हैं, 2 रूडिमेंट्री का मतलब होता है अनडेवलप्ड, है ना। अनडेवलप्ड मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में होता है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, मतलब अच्छे तरीके से उस बॉम्ब को नहीं बनाया गया होता है, बस डराने के पर्पज़ से,
बस डराने के पर्पज़ से वो वहाँ पर बॉम्ब फोड़ते हैं, किसी को मारने के पर्पज़ से वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में वो नहीं गए थे, ताकि उनको अटेंशन मिल सके, मीडिया का, लोगों का अटेंशन मिल सके और लोगों को पता चल सके कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, घर में से ही बना करके 2 बॉम्ब ले जाते हैं और वहाँ पर फोड़ देते हैं, है ना, डराने के लिए। तो रूडिमेंट्री का मतलब होता है फंडामेंटल, बेसिक कह सकते हो, है ना, जो शुरुआती दौर का होता है, अनडेवलप्ड कंडीशन में होता है, उसको कहते हैं रूडिमेंट्री। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं किए, बम फोड़ने के बाद उन लोग क्या किए, दे हैंडेड आउट पैम्फलेट्स फ्रॉम द बालकनी। अब बालकनी से मतलब वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली के बालकनी से ही क्या किए, पैम्फलेट को बांटे। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब ऐसे ही फेंक दिए हाथ से, है ना, और ताकि सब लोग एक एक पैम्फलेट उठाए और सबको पता चले कि उसमें क्या लिखा हुआ है। शाउटेड स्लोगन्स मतलब नारे लगाए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके स्लोगन लगाए, नारे लगाए। एंड विलिंगली, विलिंगली का मतलब होता है जानबूझ करके, है ना, पर्पसफुली। तो एंड विलिंगली अलाउड द अथॉरिटीज़ टू अप्रीहेंड देम, और जानबूझ करके क्या किए, वहाँ के जो अथॉरिटी थे, मतलब ऑफिसर्स थे, उसको वो बोले कि भाई मुझे अप्रीहेंड करो, मतलब कि वहीं पर रहे वो लोग, है ना, अलाउ किए कि हमें अप्रीहेंड करो, भागे नहीं। बम फोड़ने के बाद, स्लोगन लगाने के बाद, मतलब जोर से नारे लगाने के बाद, वहाँ पर पैम्फलेट्स बांटने के बाद वो भागे नहीं, वो अलाउ किए वहाँ के अथॉरिटीज़ को कि हमें अप्रीहेंड कर लो। अप्रीहेंड करने का मतलब मुझे गिरफ्तार कर लो, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, द अरेस्ट अलॉन्ग विथ ensuing मीडिया अटेंशन स्पिल्ड द बीन्स सिंग्स इन्वॉल्वमेंट इन द जॉन सॉन्डर्स इंसिडेंट। तो जॉन सॉन्डर्स को जो मारा गया था, तो इसमें क्या हुआ कि द अरेस्ट अलॉन्ग विथ ensuing मीडिया अटेंशन, अरेस्ट करने के बाद, है ना, अरेस्ट करने के बाद, ensuing का मतलब होता है के बाद, उसके नेक्स्ट जो परिणाम स्वरूप हुआ उसके बारे में कह रहा है। तो ensuing का मतलब परिणाम स्वरूप भी कह सकते हो, कंसिक्वेंट भी कह सकते हो, है ना। तो ensuing मीडिया अटेंशन कहने का मतलब है कि अरेस्ट होने के बाद जो उन्हें मीडिया अटेंशन मिला, वो क्या, स्पिल द बीन। क्या स्पिल द बीन का मतलब होता है उजागर करना, है ना, उजागर करना। सिंस इन्वॉल्वमेंट, क्या उजागर किया कि भाई जॉन सॉन्डर्स के इंसिडेंट्स में भगत सिंह का ही हाथ था, इस चीज़ का उजागर किया, खुलासा किया। तो स्पिल द बीन का मतलब होता है खुलासा करना, रिवील करना। क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वाइल अवेटिंग ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा का जो ट्रायल चलता है ना, तो मुकदमा कह सकते हो। तो मुकदमे का जब वेट कर रहे थे, उस दौरान क्या हुआ, सी गार्नर्ड पब्लिक सिंपैथी व्हेन ही पार्टूक इन अ हंगर स्ट्राइक अलोंग साइड को अक्यूज्ड जतीन दास। अब उनके को अक्यूज थे, को अक्यूज का मतलब होता है जो साथी उनके आरोपी थे, जतीन दास नाम था। तो उनके साथ वो क्या किए, हंगर स्ट्राइक में पार्टूक किए। पार्टूक का मतलब शामिल हुए, है ना, सम्मिलित हुए, भाग लिए, ठीक है। तो इस चीज़ ने, जब वो अपने जतीन दास जो को अक्यूज थे, दोषी थे, साथी दोषी जो थे, उनके साथ साथ वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं और शामिल होते हैं। इसी में क्या होता है, सी गार्नर्ड पब्लिक सिंपैथी। गार्नर का मतलब होता है बटोरना, है ना, इकट्ठा करना। मतलब पब्लिक सिंपैथी जो मिला, सहानुभूति जो मिला पब्लिक के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा बटोरे उस टाइम, है ना, उस हंगर स्ट्राइक में भाग लेने के बाद। फिर यहाँ पर कह रहा है वो किस लिए वहाँ पर हंगर स्ट्राइक में थे, डिमांड कर रहे थे किसी चीज़ का, किस चीज़ का, डिमांडिंग इम्प्रूव्ड पेनिटेंशियरी कंडीशंस फॉर इंडियन इनमेट्स। यहाँ पर इंडियन इनमेट्स का मतलब क्या होता है, इनमेट्स का मतलब होता है कैदी या फिर बंदी। तो जितने भी कैदी थे वहाँ पर, उनका बहुत बुरा हाल था जेल में, है ना। पेनिटेंशियरी का मतलब होता है जेल, प्रिजन। तो प्रिजन में जो भारतीय इनमेट्स थे, कैदी थे, बंदी थे, उनके इम्प्रूव्ड पेनिटेंशियरी का डिमांड वो कर रहे थे, और इसी के लिए वो हंगर स्ट्राइक पे थे। मतलब खाना अच्छा से नहीं मिलता था वहाँ पर, और बहुत सारा मतलब बहुत कमियाँ थी वहाँ पर, है ना। तो उसी के इम्प्रूव्ड कंडीशन, मतलब प्रिजन के इम्प्रूव्ड कंडीशन का डिमांड वो कर रहे थे। क्लियर यहाँ तक। विच, यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ट्रेजिकली कंक्लूडेड विथ दास डिमाइस फ्रॉम स्टारवेशन इन सितंबर 1929। अब यहाँ पर स्टारवेशन के पहले फ्रॉम आया है, किसी का जब डेथ हो जाता है स्टारवेशन से, भूख के कारण, तब वहाँ पर फ्रॉम लगता है, ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब जो हंगर स्ट्राइक था वो किस तरीके से अंत होता है उसका, विच ट्रेजिकली कंक्लूडेड, मतलब कि बहुत ही दुखद तरीके से उसका अंत हो जाता है। किसका अंत हो जाता है, उस हंगर स्ट्राइक का, है ना। ट्रेजिकली का मतलब दुखद, और कंक्लूडेड का मतलब वहाँ पर वो अंत हो जाता है।
किसके साथ? विथ दास डिमाइस, मतलब जो जतिन दास थे उनके मृत्यु के साथ वो अंत हो जाता है उस हंगर स्ट्राइक का। और उनकी मृत्यु कैसे होती है? फ्रॉम स्टारवेशन इन सितंबर 1929, सितंबर 1929 में भूख से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसका एक बार जल्दी जल्दी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है आफ्टर हैविंग डॉस्ड, भगत सिंह के मतलब फरार होने के बाद भगत सिंह एंड हिज हॉबनबर्स, उनके जो सहयोगी साथी थे वो सॉन्डर्स का झूठा नाम का इस्तेमाल करते हैं पब्लिकली ये अनाउंस करने के लिए कि लाला लाजपत राय का जो उसके जो डेथ का जो बदला लेना था, है ना, उसके लिए वो झूठा नाम का सहारा लेते हैं सॉन्डर्स का। किसके बदले? जेम्स स्कॉट के बदले सॉन्डर्स का झूठा नाम का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको वो मार चुके थे, है ना। और जो पहले से पोस्टर बना हुआ था उसको वो ऑल्टर कर दिए थे, जॉन सॉन्डर्स का नाम वहाँ पर पुटअप कर दिए थे। क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए, पुटअप का मतलब ये भी होता है लगा देना, चिपका देना। फिर आगे क्या है? भगत सिंह रिमेन एल्यूसिव, मतलब काफ़ी दिनों तक वो क्या रहे? वहाँ से फरार रहे। इवेडिंग एनी लीगल कंसिक्वेंसेस, मतलब कानूनी परिणाम से बचने के लिए वो काफ़ी दिनों तक क्या रहे? फरार रहे। रीसर्फेसिंग इन 1929 ही एंड हिज पार्टनर बटुकेश्वर दत्त सेट ऑफ 2 rudimentary homemade bombs amidst unoccupied seats in the Central Legislative Assembly in Delhi। यहाँ कह रहा है कि अप्रैल 1929 में फिर से सामने आने पर उन्होंने और उनके साथी जो बटुकेश्वर दत्त थे, उन्होंने क्या किया? दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की खाली सीटों के बीच 2 छोटे छोटे घरेलू बम का विस्फोट कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। क्लियर? दे हैंडेड आउट पैम्फलेट्स फ्रॉम द बालकनी, शाउटेड स्लोगन्स एंड विलिंगली अलाउड द अथॉरिटीज़ टू अप्रीहेंड देम। फिर कह रहा है कि उन्होंने बालकनी से पर्चे बांटे और नारे भी जोर जोर से लगाए और स्वेच्छा से अधिकारियों को उन्होंने गिरफ्तार करने भी दिया कि भाई आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। इसको कहते हैं एकदम दिलेर, है ना, शेर कहते हैं ऐसे लोगों को। फिर आगे क्या कह रहा है? द अरेस्ट एंड अलोंग विथ द ensuing मीडिया अटेंशन स्पिल्ड द बीन्स सिंस इन्वॉल्वमेंट इन द जॉन सॉन्डर्स इंसिडेंट। आगे कह रहा है कि गिरफ्तारी और उसके बाद मीडिया का ध्यान आकर्षित होने से जॉन सॉन्डर्स घटना में सिंह की जो संलिप्तता थी, संलिप्तता का मतलब उसमें जो शामिल थे वो, उसका खुलासा हो गया। फिर आगे कह रहा है while awaiting trial Singh garnered public sympathy when he partook in a hunger strike alongside co-accused Jatin Das, demanding improved penitentiary conditions for Indian inmates, which tragically concluded with Das demise from starvation in September 1929। यहाँ पर कह रहा है कि जब मुकदमा का प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय भगत सिंह सार्वजनिक सहानुभूति तो प्राप्त किए ही और किए जब उन्होंने साथी जो दोषी थे उनके जतिन दास, उनके साथ भूख हड़ताल में वो भाग भी लिए, है ना, और भारतीय कैदियों के लिए बेहतर जेल की स्थितियों की मांग भी किए, जो सितंबर 1929 में जो भूख के कारण जतिन दास की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ वो दुखद रूप से समाप्त हो जाती है वो हंगर स्ट्राइक। क्लियर है यहाँ तक? तो सबका मीनिंग देख लिए, एक बार सबका हम लोग सिनोनिम भी देख लेते हैं। डॉज का मतलब होता है टालना या फिर बचाव करना या फिर फरार रहना। ठीक है, तो डॉज का मतलब अवॉइड होता है, एल्यूड होता है, एस्केप होता है, एस्क्यू होता है, इवेड होता है, गेट होता है, गेट अराउंड होता है ना, गेट अराउंड, और फिर स्केप होता है, शन होता है। ध्यान देना, अगर इस एस्केप से ई को हटा भी दोगे तो एस्केप बनेगा और उसका भी सेम मीनिंग होता है। फिर है हॉबनबर। हॉबनबर का मतलब होता है सहयोगी या फिर साथी, जो पहले भी देख चुके हैं। कोहोट है, कंपेनियन है, कंपेट्रियोट है, कंपेयर है, कॉमरेड है, क्रोनी है, फेलो है, एसोसिएट है, अकम्प्लिस है। इस अकम्प्लिस का मैं एक खास मीनिंग बताया था, जो अगर आप चाहो तो कमेंट में मुझे बता सकते हो कि बाकी हॉबनबर, कोहोट, कंपेनियन और इस अकम्प्लिस में क्या अंतर है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर है सूडोनिम्स का मतलब होता है अ फिक्टिशियस और अज्यूम्ड नेम, मतलब उपनाम कह सकते हो, झूठा नाम कह सकते हो, इसका सिनोनिम होता है अलियास, है ना, एलियास। एपिथेट, एपिथेट का मतलब उपाधि होता है। सोब्रिके का मतलब होता है किसी उपनाम से जाना जाना, है ना, जैसे लौह पुरुष कहते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो लौह पुरुष जो शब्द है वो क्या है? सोब्रिके है। सोब्रिके किसका है? किस व्यक्ति के लिए है? तो आपके किसका नाम मैं अभी बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो सोब्रिके, ध्यान देना, इसको सोब्रिके पढ़ते हैं, सोब्रिकेट नहीं पढ़ते हैं, सोब्रिके पढ़ते हैं। फिर आगे है अवेंज। अवेंज का मतलब बदला लेना। रिक्वाइट बोल सकते हो, रिटेलिएट बोल सकते हो, रिवेंज बोल सकते हो, वेंज बोल सकते हो, अवेंज बोल सकते हो, है ना। ये सारा क्या है? इसका अर्थ बदला लेना। पुटअप का मतलब होता है चिपकाना, टू मेक अ डिस्प्ले ऑफ, है ना, चिपकाना, लोगों के नज़र में दिखाना।
फिर है ऑल्टर का मतलब बदलना, अमेंड कह सकते हो, मॉडिफाई कह सकते हो, चेंज कह सकते हो। एल्यूसिव का मतलब होता है पकड़ में ना आने वाला, हाथ ना आने वाला, है ना। इसका और भी बहुत सारा क्या है सिनोनिम में देख लेते हैं। ऑन द रन, ऑन द रन का मतलब भी है पकड़ में ना आना, फरार रहना। स्लिप थ्रू द क्रैक्स, इसका ये भी मीनिंग होता है। कीप एट आर्म्स लेंथ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस विभक्ति वाले सीरीज में। हार्ड टू पिन डाउन, मैं कहता हूँ कि इसमें जितने सारे आए हैं इसका मीनिंग आप लोग क्या करना, समझ लेना, ठीक है। मीनिंग क्या समझना है इसमें, एक तो आपको ऑन द रन का मीनिंग समझ लेना, फरार रहना। स्लिप थ्रू द क्रैक्स, ये भी फरार रहने के सेंस में, इसको भी ध्यान रखना। कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना, ये भी ध्यान रखना। हार्ड टू पिन डाउन, हार्ड टू पिन डाउन का मतलब ये पकड़ ना पाना, ठीक है। तो ये सबका मीनिंग सेम होता है, सिनोनिमस है, ध्यान रखना ये सारे इडियम्स का मीनिंग। फिर है इवेड का मतलब बचना या फिर टालना। डॉज जिसको कहते हैं फरार रहने के सेंस में, है ना, बचने के सेंस में, टालने के सेंस में। एल्यूड है, अवॉइड है। फिर है शर्क है, सरकमवेंट है। सरकमवेंट का मतलब भी होता है, सरकम का मतलब होता है चारों ओर, और वेंट का मतलब बाहर होना, ऐसा कहा जाता है, मतलब रूट वर्ड के थ्रू। तो ये सारे आपस में सिनोनिम है। सर का मतलब होता है काम से बचना, है ना, मतलब कामचोर बोलते हैं ना, तो उसको कह सकते हो कि सरकर है वो, मतलब कामचोर है। तो उस सेंस में इसका मीनिंग होता है फरार, भागे भागे से रहने के सेंस में, है ना। जैसे मैं आपको कोई काम दे दूँ और आप मतलब काम से बचना चाहते हो, तब उस सेंस में आप सर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर है कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, है ना। रेमिफिकेशंस, ध्यान रखना ये बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं। कंसिक्वेंसेस भी अच्छा वर्ड है, रेमिफिकेशन, है ना, रिपरकशन। फिर है फॉल आउट, आफ्टर मैथ, आउटकम, ये सारे स्टैंडर्ड वर्ड हैं और ये हर एक दिन आपको इसमें से अगर किसी भी न्यूज़पेपर को उठाओगे तो किसी एक ही पेज में, 2 पेज में आपको लगभग सारे वर्ड आपको दिखाई दे देंगे। तो ध्यान रखना, रेमिफिकेशन, रिपरकशन, फॉल आउट, आफ्टर मैथ, आउटकम, कंसिक्वेंसेस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं, ठीक है, परिणाम के क्या है, सिनोनिम है। फिर रीसरफेसिंग का मतलब होता है फिर से सामने आना, रीअपियर होना, री इमर्ज होना। पार्टनर का मतलब वही साथी सहयोगी, है ना। कोलेबोरेटर कह सकते हैं, कोहोर्ट बोल सकते हैं, पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हैं, कॉन्फिडरेट कह सकते हैं, एसोसिएट, अकम्प्लिस, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है पार्टनर के। सेट ऑफ का मतलब होता है बम फोड़ना, इसका मतलब आरंभ करना, प्रारंभ करना भी होता है, शुरुआत करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर बम फोड़ने, आग लगाने के सेंस में है। इग्नाइट इसका हो गया, है ना, आग लगाने के सेंस में, भड़काने के सेंस में। फायर अब भी बोल सकते हो, किंडल भी बोल सकते हो, तो किंडल का मतलब भी होता है बम फोड़ना, आग लगाना। फिर है रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब होता है मौलिक, फंडामेंटल, बेसिक, है ना। वेरी इम्परफेक्टली डेवलप्ड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो क्या है, डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड है ना। तो रूडिमेंट्री का मतलब समझ गए कि 2 रूडिमेंट्री उन लोग बम बना करके घर से ही लाए थे, होममेड बॉम्ब्स था, है ना, मतलब डराने के भावना से वो बम बनाए थे, किसी को मारने के भावना से नहीं, और पब्लिसिटी पाने के भावना से। फिर हैंड आउट का मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव आउट करना। गिव आउट का मतलब भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अप्रीहेंड का मतलब गिरफ्तार करना, डिटेन करना, नैब करना। ध्यान रखना, नैब जल्दी से याद नहीं रहता लोगों को, तो ध्यान रखना कि नैब का क्या मतलब होता है। अच्छा, आप लोग एक कमेंट में एक और वर्ड का मीनिंग बताना, नैग, है ना, मैं बता चुका हूँ बहुत बार एसपी बक्सी वाले सिनोनिम एंटोनिम की सीरीज में। तो यहाँ पर नैब है और ये नैग है। नैग का मीनिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, है ना। जैसे कुछ सास लोग होती हैं, मतलब बहुएं की क्या करती हैं, कमियां निकालती हैं, तो वो वाला एग्जाम्पल दिया था। तो ध्यान रखना कि नैब का मीनिंग आपको बताना है क्या, यहाँ पर कमेंट में। और नैब का मतलब क्या होता है, नैब का मतलब गिरफ्तार करना होता है। फिर एनस्यूइंग का मतलब होता है आगामी, मतलब आने वाला, और फिर नेक्स्ट कह सकते हो, है ना। सब्सिक्वेंट, कंसिक्वेंट, मतलब किसी के परिणाम स्वरूप जो आगे आने वाला होता है उसको कहते हैं। बाद का, है ना, आगामी, नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट, कंसिक्वेंट, ये सारे एनस्यूइंग के मीनिंग है, ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है उजागर करना, खुलासा करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना। ब्रिंग आउट, लेट आउट, ये सारे क्या है, फ्रेजल वर्ब्स इसके सिनोनिम है। गार्नर का मतलब होता है पाना, संचित करना, इकट्ठा करना, बटोरना, है ना। जैसे वो अटेंशन, पब्लिक का सिंपैथी गार्नर करते हैं, है ना, तो गैदर करना, एक्वायर करना। फिर आगे है पार्टेक, पार्टेक का मतलब शामिल होना, इंगेज होना, है ना, पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व रहना। फिर है पेनिटेंशियरी, है ना, पेनिटेंशियरी का मतलब होता है जेल, प्रिजन, सुधार गृह कह सकते हो, कैद खाना बोल सकते हो। इनमेट्स का मतलब होता है कैदी, बंदी या फिर सहयोगी। कन्विक्ट्स, कैप्टिव्स, और फिर डिटेनीज, और फिर प्रिजनर्स, ये सारे इनमेट्स के क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, डिसीज, है ना। फिर है डेथ। फिर स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी या फिर हंगर। क्लियर यहाँ तक। अब जरा बात करते हैं कि प्रीवियस डे का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन वाला था उसका आंसर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्या है यहाँ पर आंसर, यहाँ पर ध्यान देना, इवेड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। अवॉइड के बाद, इवेड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपको याद हो तो रूल नंबर 72,
रूल नंबर 72 1000 गोल्डन रूल्स वाला जो मैं सीरीज पढ़ाया हूँ, उसमें रूल नंबर 72 में मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रिक बता के रखा हूँ कि कौन से वर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता और उसके बाद सिर्फ अगर कोई वर्ब आता है तो वो जेरंड फॉर्म में होता है। तो इवेट के तुरंत बाद तो नहीं है कोई वर्ब, है ना, तो ये तो अलग की बात है। लेकिन जब अगर रहे ये सारे वर्ड के बाद अगर कोई वर्ब तुरंत इसके बाद रहे तो वो जेरंड फॉर्म में होता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में होता है। तो देख लो इवेट के बाद पे है तो पे सिर्फ पे नहीं है, पेइंग है ना, क्यों? क्योंकि इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, है ना, जेरंड जिसको कहा जाता है। और ये सारे वर्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता दिया, इवेड है चाहे अवॉइड है, ठीक है। ये तीनों में क्या आंसर होगा कि इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता और इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में रहता है, यानी कि आप इसका जेरंड फॉर्म में रहता है। फिर आज का क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम क्या बताना है कि पेनिटेंशियरी का क्या सिनोनिम होता है। पेनिटेंशियरी का स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, जेल होता है, पार्क होता है। इसमें से क्या मीनिंग होता है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम लोग कल देखेंगे, लेकिन जिसका भी आंसर और एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट में, ठीक है। तो आज भी बहुत सारे वर्ड्स को सीखे, पीडीएफ से आप लोग इस वर्ड को क्या करना, रिवाइज कर लेना। तो चलिए, बहुत कुछ सीखा आज के क्लास में। आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।